800 meter above the ground. 800 meter above the ground. Full stop. It falls with decreasing acceleration. Falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of the air. Due to viscous resistance of the air until at half its original height. Until at half its original height. At half its original height, comma, it attains its maximum maximum ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्मिनल speed and moves with uniform speed thereafter and moves with uniform speed thereafter. एक मिनट वेट कीजिए. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड thereafter. Full stop. What is the work done by the gravitational force? What is the work done by the gravitational force? ये इस टाइप का क्वेश्चन स्कूल में करवाया था या डिप्रेशन में डालने के लिए दे दिया पेपर? सेकंड वाला ऑप्शन करवाया. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? Gravitational force on the drop in the first and second half of its journey.
what is the work done by the resistive force in the entire journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is if its speed on reaching the ground is 20 meter per second. मीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन दे रखा है रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 800 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 800 मीटर की ऊंचाई पर एक रेन ड्रॉप है, ये ग्राउंड है, यहाँ से 800 मीटर की ऊंचाई पर एक रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप का एक मामूली सा रेडियस भी दे रखा है इन्होंने 3 मिलीमीटर को। 3 मिलीमीटर को हम एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। तो विस्कोसिटी का मतलब या विस्कस रेजिस्टेंस का मतलब होता है चिपचिपापन। तो चिपचिपापन एटमॉस्फेयर में कब होता है? जब बरसात होती है। जब बरसात होती है तो क्या होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में जैसे एक रेन ड्रॉप गिर रही है तो पूरे एटमॉस्फेयर में बारीक 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 रेन ड्रॉप ना फैली हुई होती है, ठीक है। अब और वो इतनी हल्की होती है कि वो नीचे आसानी से गिर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो फ्लोट करती रहती है। तो होता क्या है कि धीरे 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 जैसे बरसात हो गई, बरसात होने के बाद में बरसात रुक गई। अब रुकने के बाद में वो जो बहुत हल्के वेट वाली जो रेन ड्रॉप्स हैं वो फ्लोट करती रहेगी, जैसे कि एक बहुत बारीक सा कोई फैदर का तिनका होता है, ठीक है। पूरा फैदर नहीं, पूरा फैदर तो फ्लोट करते करते अल्टीमेटली गिर जाता है नीचे। लेकिन उसमें से भी सोचो कि एक छोटा सा हेयर का स्ट्रैंड निकल जाए उसमें से और वो हवा में रहे तो वो इतना हल्का होता है कि वो ना काफ़ी देर तक फ्लोट करता रहता है, फिर धीरे धीरे आकर गिर जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो भी पूरे एटमॉस्फेयर में फैली रहती हैं, तो पूरे एटमॉस्फेयर में चिपचिपापन होता है। तो जो ड्रॉप है वो एकदम से नीचे नहीं गिर पाती, उनको वो जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो पतली पतली ड्रॉप्स हैं जो एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, वो उसको रोकती हैं। तो इसका मतलब ये है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक कंटेनर रखा हुआ है और उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और हम ये कहने लगे कि इसमें ना मैं एक अब पानी की एक ड्रॉप और डाल दूंगा, तो एक बूंद और डालूंगा, तो ये बूंद जो है वो जो बूंद नीचे जाएगी वो एकदम से नीचे बॉटम में नहीं चली जाएगी उस कंटेनर के। उसको एक रेसिस्टेंस फोर्स महसूस करना पड़ेगा, किसका? जो पहले से पानी वहाँ पर मौजूद है, वो पानी उसको रोकने की कोशिश करेगा, फिर वो धीरे 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 उसमें से निकलते हुए वो रेन ड्रॉप जो भी ड्रॉप है वो नीचे जाकर पहुँचेगा, ठीक है। वो भी तब जब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तभी वो डूबेगी, नहीं तो फ्लोट करेगी वो भी। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ही चिपचिपापन है, तो उसकी वजह से एक रेसिस्टिव फोर्स लग रही है, इस वजह से वो धीरे धीरे नहीं गिर पा रही, उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला है इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर अंटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट। हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट का मतलब क्या है? यहाँ तक, मतलब 400 मीटर तक, 400 मीटर तक उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ना होकर वो रिटार्डेशन होगा। ए की वैल्यू मान लीजिए -x होगी, -x मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अंटिल हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्पीड, और ब्रैकेट में टर्मिनल स्पीड लिखा हुआ है। टर्मिनल स्पीड का एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी इस तरह से निकाली जाती है 6 पाई ईटा आर। इस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब जो ईटा होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर होता है इसका रेडियस, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको दे नहीं रखा, ठीक है। रेडियस वो लेने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो उसको। उसका रीज़न इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर इतना ज़्यादा है कि उसके सामने 3 मिलीमीटर ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी इन्होंने बोल दिया कि वो एक मतलब अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाता है।
एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब क्या है कि भाई अगला जो 400 मीटर वो ट्रैवल करता है वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वर्क डन निकालना है। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वो बोल रहे हैं। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि रिटार्डेशन है ना, इसको हमने -x ले लिया, गिर रही है ड्रॉप नीचे की तरफ। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। फर्स्ट हाफ मतलब 400 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, और जब वो गिरती है तो गिरने का मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए ना, फिर गिर रही है, ड्रॉप हो रही है ना। एक्सेलरेशन है, जैसे कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, स्पीड बढ़ती चली जाती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी जो स्पीड है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। by the resistance force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 20 meter per second. It attains its maximum terminal speed. Resistance होता है coefficient of viscosity. वही देख कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो दे नहीं रखा। सॉल्यूशन दिखाओ, सॉल्यूशन दिखाओ। डेंसिटी वाटर का ले लिया, मास निकाल लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा यहाँ पर 2 मिलीमीटर दे रखा है। डेंसिटी तो इसका चलो 1000 हो गया। मास हमने निकाल लिया, मास निकालने के बाद में F इज इक्वल टू mg हो गया। F इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ द ड्रॉप इज गिवन बाय दिस। चलिए जी लिखिएगा। रेडियस दे रखा है 3 मिलीमीटर।
इसका मास निकाला गया है रेन ड्रॉप का, तो 3 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 3 × 10 की पावर -3 मीटर ये है। और फिर उसके बाद ये हो गया कि जैसे रेन ड्रॉप है तो रेन ड्रॉप जो है उसको स्फेरिकल मान लिया गया, ठीक है। तो हम ये करेंगे सिंस रेन ड्रॉप इज spherical in shape, so volume of raindrop is equal to 4/3 pi r cube, 4/3 into 22/7, तो करने में कोई फायदा नहीं है, कटना कटाना कुछ है नहीं। और रेडियस कितना दे रखा है, 3 × 10 की पावर -3 का क्यूब, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 × 16, 4 1 × 4 और 1 7, 4 3 × 1.76 अपॉन 3 इंटू 3 का क्यूब, और 10 की पावर -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 स्क्वायर बचा, यानी कि 9 बचा, 9 6 × 54, 5 कैरी, 9 7 × 63 और 5 68, 6 कैरी, 9 2 × 18 और 6 24, 2 कैरी, 9 1 × 9 और 2 114.84 इंटू 10 की पावर -9 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई रेन ड्रॉप की। और ये निकालने के बाद में, वॉल्यूम निकालने के बाद में फिर इन्होंने क्या करा, मास निकाला है। तो डेंसिटी ये लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर ये फिक्स होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हाँ, ये तो डेंसिटी तो वाटर की फिक्स होती है, इसको तो याद रखिएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस डेंसिटी को बोल देते हैं रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं तो मास निकाल देंगे यहाँ से, मास हो जाएगा रो इंटू वी, तो रो कितना है 1000 इंटू 114.84 इंटू 10 की पावर -9, तो क्या हो जाएगा, 1000 मतलब 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -9, 114.84 इंटू 10 की पावर -6 kg, किलोग्राम। ये मास आ गया रेन ड्रॉप का। और फिर इसके बाद हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाई रेन ड्रॉप F इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब मास हमने यहाँ से निकाला 114.84 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 9.8, ठीक है। इसको करके देख लीजिए ऐसे ही सीधा, 9.8 से कर देते हैं, 9.8 इंटू 114.84, ठीक है, 1125.43, 1125.43 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। तो ये कितना फोर्स आ गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया। इन्होंने हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी, फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। तो अब क्या है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इन्होंने क्या करा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स in
फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, कैसे निकाला, एफ इंटू एस करके, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अब निकाल चुके हैं 1125.43 इंटू 10 की पावर -6 और डिस्प्लेसमेंट आधी जर्नी 400 मीटर की 404 से तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर ओवर पे तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी बाय वॉल्यूम दिखा रहा है बेटा, ओवर पे तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी बाय वॉल्यूम दिखा रहा मास का वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, गलत दे रखा है। अकेडमी अरे अनअकैडमी हो या कोई सा अकेडमी हो, फॉर्मूला गलत है। कहाँ है मास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन दे रखा है, सर ये तो हाईलाइटेड है। तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो गलत है भाई पूरी तरह से। द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ways to determination of the mass of an object are there, mass is equal to rho upon v, तो पूरी तरह से गलत है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता ही नहीं है भाई। अब बताऊँ कैसे, उसका दूसरी चीज़ वैसे है कि जब आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी रो, ये यूनिट देखिए ना किलोग्राम का मीटर क्यूब, इस पर अनअकैडमी पर ही ये देख लीजिए अगर कुछ होता है वो ऑप्शन कि डेंसिटी की यूनिट क्या है, डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो किलोग्राम क्या होगा मास, तो मास ऊपर आएगा पर मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम नीचे आएगा, तो मास तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, गलती से लिखा हुआ है उस पर, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि ये करने के बाद में फिर हमने क्या करा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो 2 जीरो हैं इन 2 जीरो को काट देते हैं और ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 1 21, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 4 5 0 10, कितना 4501.72 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, इतना जूल है, ठीक है। अब जो इन्होंने दे रखा है सॉल्यूशन, और मुझे ठीक भी लग रहा है कि इन्होंने ये कहा कि चाहे फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी हो चाहे सेकंड हाफ ऑफ जर्नी हो, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो क्यों, देखिए इन्होंने दे रखा है द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द ड्रॉप इज गिवन बाय दिस, the work done on the drop in the second half of the journey will be same as that in the first half, तो वो भी सेम होने वाला है। वो सेम क्यों होगा, उसका रीज़न ये है कि जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी की फोर्स जो है, ग्रेविटी की फोर्स पर किसी चीज़ का लेना देना नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में कुछ विस्कोसिटी भी है तो वो विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी। तो इन्होंने बस ये कह दिया कि दोनों ही केसेस में हमारा जो वर्क डन है ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वो दोनों केसेस में सेम है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी, ये दोनों में सेम रहेगा। सेकंड में दे दो नहीं सर, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो फोर्स दिखा दो, इट विल बी सेम फॉर सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। इन्होंने जो डेटा दे रखा है वो सिर्फ ड्रॉप के लिए दे रखा है कि ड्रॉप जो है वो ड्रॉप पर एक विस्कस फोर्स लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये डिटेल नहीं दे रखी है कि उस पर ग्रेविटी वाली फोर्स लगेगी या नहीं, वो दे नहीं रखी, क्योंकि ग्रेविटी तो उस पर लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी ये कहती है कि जो जिस चीज़ की वजह से उसको विस्कोसिटी फील हो रही थी, यानी कि रेसिस्टेंस फील हो रहा था, रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि हम तो चलना चाह रहे हैं लेकिन कोई हमको रोक रहा है, तो ड्रॉप तो गिरना चाह रही है लेकिन ड्रॉप को एक एयर रेसिस्टेंस है वो रोक रहा है, तो उसको सिर्फ वो वाला डेटा दे रखा है उन्होंने कि उसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है उस पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो घट भी नहीं रही है, वो बढ़ भी नहीं रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा है। लेकिन जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी तो उस पर तब भी काम करती रहेगी ना, तो ग्रेविटी की डिटेल उन्होंने उसमें दी नहीं है और वही उन्होंने हमसे पूछी है। तो जो कहानी दे रखी है उस कहानी में कि ये विस्कस फोर्स लग रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, उस चीज़ का इस पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये इसी तरीके से बना कर दिया है कि देखकर ये लगेगा कि ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, जबकि है ये आपका वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने ये भी चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दी है कि आधे में उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ थी और फिर उसके बाद कांस्टेंट
वेलोसिटी हो गई उसकी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस विस्कस फोर्स से वो ओवरकम कैसे कर रही है रेन ड्रॉप, वो दे रखा है। फिर उसको आधा टाइम लग गया उस विस्कस फोर्स से ओवरकम करने के बाद, में फिर वो कांस्टेंट उसके साथ वेलोसिटी के साथ नीचे जा रही है, लेकिन उस टाइम पे उस पर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है ना। तो इन्होंने ग्रेविटी वाली चीज़ पूछी है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ तक जो ये पूरी ऊपर वाली कहानी है, ये ऊपर वाली कहानी जो इन्होंने दे रखी है, ये इन्होंने समझा रखा है कि हाँ जी ऐसा होता है, ठीक है। उसमें जो काम की चीज़ है वो एक तो ये 800 मीटर है और एक है 3 मिलीमीटर। उसके बाद जो ये चीज़ पूछ रहे हैं, इसमें सीधा सीधा हमको क्या करना है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ली, यानी कि उसका वेट निकाल लिया m/g करके, ठीक है। तो m/g करके ये हमने फोर्स निकाल लिया, और फोर्स निकालने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट में उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो है 400 मीटर तक इस पर जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स उसका आगे भी लगेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का उस पर कोई लेना देना नहीं है। फिर तो मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि जो कोस्टल रीजन है जहाँ पर हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है, तो वहाँ पर तो ये हो जाएगा कि ग्रेविटी की कुछ और ही वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटी वहाँ पर भी उतनी ही एक्ट करेगी 9.8, और यहाँ पर भी उतनी करेगी ड्राई रीजन में भी। अच्छा, आगे क्या पूछ रहे हैं वो, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ये जो रेसिस्टिव फोर्स लग रही है, जो उसको थोड़ा रुक कर जो वो नीचे आ रही है, उस रेसिस्टिव फोर्स ने कितना काम करा वो बताना है। तो वो देखिएगा वो इन्होंने किस तरह से बताया है। द टोटल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो टोटल एनर्जी पहले निकाली है इन्होंने एट द टॉप, कि टॉप पर टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो टॉप पर टोटल एनर्जी इन्होंने निकाली mgh करके, यहाँ तक समझ गए, इतना क्लियर है। उसके बाद नोट करेंगे टोटल एनर्जी एट द टॉप। इज इक्वल टू mgh। तो जब वो टॉप पे रहेगी तब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो mgh है। तो वो mgh कैसे निकाली गई कि भाई मास हमने पहले ही निकाल लिया था, इसका मास ये था 114.84 into 10 की पावर -6, ठीक है। और m/g ये भी हम निकाल चुके हैं, g कितना है 9.8 इंटू जो h है, h यानी कि इसकी पूरी हाइट, तो पूरी हाइट कितनी दे रखी है 800। अच्छा 10 की पावर वो दूसरा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, 1125.43 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 800, 2 0 काट दो, 10 की पावर -4 बन गया। 8 इंटू दिस कर दो, तो 4 इंटू दिस कर ही चुके हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और करना है। चलिए 1125.43 इंटू 8 9003.45। तो ये तो हुई टोटल एनर्जी टॉप पे, जब वो बिल्कुल टॉप पर थी रेन ड्रॉप तब। अच्छा जी, हाँ सॉरी 10 की पावर -4 44 आ रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टिव फोर्स द ड्रॉप हिट्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी एट द ग्राउंड, अब ग्राउंड पर टोटल एनर्जी निकाल लीजिए बस, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, इधर कर रहा हूँ। अरे बिल्कुल बस टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो आप क्या निकालना आप समझ रहे हो। एनर्जी एट द ग्राउंड, देखिए वो स्ट्राइक कर रही है ना 20 मीटर पर सेकंड पर, तो जब ग्राउंड पर जब हम आएंगे तो ग्राउंड पर क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और वो कंजर्व क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि एक रेसिस्टिव फोर्स उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी बताता हूँ क्या टोटल एनर्जी एट द टॉप, ये हो गया mgh, और टोटल एनर्जी एट द ग्राउंड इक्वल टू हाफ mv², हाफ इंटू मास
जाएगा 114.84 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 20 का स्क्वायर। ट्वेंटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 इज 200। ये गया 10 की पावर -4 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 1 9 और 2 1 ज़ा 2, 29.68 इंटू 10 की पावर -4 जूल। तो अब ये है कि भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, लेकिन कंजर्व नहीं है ना भाई। टॉप पर एनर्जी इतनी थी और बॉटम पर एनर्जी इतनी थी, तो बीच में जो एनर्जी का लॉस हुआ वही एनर्जी का लॉस किसने करवा दिया? वो जो रेसिस्टिव फोर्स था, वो एनर्जी का लॉस हो गया। तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन बाई रेसिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाई रेसिस्टिव फोर्स। तो आप ये देखिए ऊपर तो इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, नीचे इतनी सी रह गई एनर्जी, तो बीच में जो लॉस हुआ वो रेसिस्टिव फोर्स ने ही लॉस करवाया है। तो वो कितना हो गया? ये जो टॉप पर एनर्जी थी इसको लिख दीजिए ET, और जो ग्राउंड पर एनर्जी थी उसको लिख दीजिए EG। ठीक है, 9003.45 9003.45 इंटू 10 की पावर -4 माइनस EG, यानी कि ग्राउंड वाले को EG बोल दीजिए 229.68 इंटू 10 की पावर -4। तो 13 - 9 is 4, इधर 9 बचा, 9 - 2 is 7, और इधर फिर से 9 बचा, 9 - 2 is 7, 8774.7। 15 - 8 is 7, 15 - 8 is 7, यहाँ पर कितना बचा 3, 13 - 6 is 7, यहाँ पर कितना बचा 2, 1 - 9 is 3, और यहाँ पर 9 बचा, 9 - 2 is 7, 9 - 2 is 7, 8773.77 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ये हो, ठीक है, लो जी पकड़ो। तो ये वही वाला क्वेश्चन था क्या, वो जिससे स्कॉलरशिप कट जाती है? गलत है भाई, ये NCERT बेस्ड नहीं। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका कल पेपर है वो करवा दो, है ना भाई। वो नोट्स दिखा दो फटाफट से, प्रोजेक्टाइल वाला ना। ये प्रोजेक्टाइल वाला देख लो, सब जगह पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे भी पेपर में पूछा था। नहीं लाए कोई बात नहीं। कौन सा वाला पूछ रहे थे? करो। इसमें प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन वाला करते हैं, ये मिटा दो सारा। देखिएगा प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन में
प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन में एक चीज़ तो हमको ये देखनी है कि एक तो डायग्राम बना लेता हूँ पहले इसका। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एंगुलर प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से हमने किसी एक स्टोन को या किसी एक बॉल को हमने फेंका। तो प्रैक्टिकली तो हम जानते हैं कि वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है। तो मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाने का मतलब ये है कि आप बस उसका जो पाथ है, उसकी जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन जैसे आपको याद होगा कि 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने करा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता था। ठीक है, तो हम बस ये प्रूव करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन गई तो हम ये कहेंगे कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है ना, नहीं तो पैराबोलिक नहीं है। बस ये चीज़ हमको शो करके दिखाना। तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, मतलब रास्ता। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो हमने क्या करा कि यहाँ से जैसे उसको फेंका किसी भी बॉल को, तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज u, और उसको जब फेंका तो हमने फेंका वेलोसिटी थीटा के साथ। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वो हो गया u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो गया u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा। फिर हम ये कह रहे हैं कि अब ये जो बॉल है ये यहाँ से चलते चलते मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुँची, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट P, और P के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y, ठीक है। तो हमने ये कहा जब इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी हाइट है दैट इज़ y। ये जो हाइट है ये तो y हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ x। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो गया। उसके बाद क्या है कि इस जगह पर जो इसकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हमने बोल दिया v। वेलोसिटी किसी भी कर्व पाथ में क्या होता है कि वेलोसिटी उसके टेंजेंशियल होती है, तो ये v हो गया, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको vx बोल दिया और वर्टिकल कंपोनेंट को vy बोल दिया। मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टली क्या थी u cos थीटा और वर्टिकली क्या थी u sin थीटा, बस इतना। अब इसके बाद वैसे तो रेंज वगैरह सब कुछ इसमें निकालना होता है, लेकिन हम पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देख लेते हैं। तो सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट पी एक्स वाई आफ्टर टाइम टी, तो उसको बॉल को जिसको हमने फेंका उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए कि टाइम टी लग रहा है, ठीक है, स्मॉल टाइम टी लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। और जब कोई बॉडी वर्टिकली जाती है तो वर्टिकली उसमें एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन को हम जी लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालिए पहले। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, तो उसको हमने x बोल दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x। भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम t में कितना उसने कवर करा है, x ही तो करा है, तो x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड कितनी है, u cos थीटा, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, u cos थीटा इनटू टाइम कितना t, तो u cos थीटा इनटू t। यहाँ से मेरे को t निकालना है, तो t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब बात करेंगे वर्टिकल मोशन की, ठीक है। वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u sin थीटा, तो u इज इक्वल टू u sin थीटा। इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, u से u काट मत देना,
इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू साइन थीटा है यहाँ, ठीक है, क्योंकि एंगुलर प्रोजेक्शन हम दे रहे थे तो वर्टिकल वाले की बात कर रहे हैं हम। हॉरिजॉन्टल में हमें एक्सेलरेशन नाम की चीज़ लेनी ही नहीं होती। जब एक्सेलरेशन होता ही नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाकर मैंने टाइम टी की वैल्यू निकाली तो ये एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ गया। जितने टाइम में वो बॉडी हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है उतने टाइम में ही तो वो वर्टिकली यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तो टाइम तो यही रहेगा सेम। टाइम हो गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है हमारे पास, और जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो एक्सेलरेशन को कितना लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। भाई हमने बॉडी को ऐसे फेंका है तो वर्टिकल मोशन अगर सिर्फ कंसीडर करें तो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो ए की जगह माइनस जी लेते हैं, तो ए की जगह माइनस जी आ गया यहाँ पर, ए की जगह माइनस जी, और जो डिस्प्लेसमेंट है एस वो क्या है, वाई। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, वाई है ना, ठीक है। बस अब इसमें क्या करना है बताओ, एस यू ए टी कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस कितना है, वाई, यू की जगह लिखेंगे आप यू साइन थीटा, ठीक है। टी की जगह आप लिखेंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए की जगह लिखेंगे माइनस जी, और टी की जगह फिर से वही एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर यू से यू कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया tan, तो tan थीटा इनटू एक्स माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू tan थीटा इनटू एक्स माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म को q मान लो और इस पूरे टर्म को p मान लो, ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, है ना। तो जहाँ पर भी कहीं पर मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हम ये कह देंगे सिंस दिस इज अ quadratic equation, since this is a quadratic equation, so trajectory यानी कि path will be a parabola, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यही बस प्रूव करके दिखाना होता है, तो ये हमारा पैराबोलिक पाथ बन जाता है इसमें, ठीक है। देख लीजिए ये पेज नंबर 44 वाला जो है ये वाला कर देना, एज इट इज़ लर्न, यही मैंने करके दिखाया है। एक मिनट दिखाना भाई, दिखा दोबारा। हाँ जी, इसमें ये पूछ रहे हैं प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रूव क्या करना है वो देखिए। तो यहीं पर आप देखें उन्होंने बोला व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन, क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट। तो टू प्रूव सिंपल सा है, जरा सा बताओ बस। इज 4 times मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट को HM बोलते हैं। तो देखिए HM क्या है, पेज नंबर 46 पर दे रखा है, लिख लो पेज नंबर 46 पर है। हाँ,
एच एम कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है यू स्क्वायर साइन टू थीटा हो रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है और वो साइन टू थीटा है, ठीक है। तो आर कितना है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो साइन टू थीटा को अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना हो, साइन टू थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोल देते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज उसको आर एम बोलते हैं, ये तो रेंज है ना सर, वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैक्सिमम दूरी तक किसी भी प्रोजेक्टाइल को कब फेंक सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो ना, तो थीटा की जगह 45 डिग्री डाल दीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी, कितना हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया, 2 इंटू 45 90 डिग्री, यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एच एम की बात करते हैं, एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, साइन स्क्वायर 45 कितना होगा 1/√2 और उसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 2g। अब इसको अगर बाहर निकालना है, ये हो गया 1/2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2g 1/4 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, 1/4 आर, ठीक है। तो 4 को इधर ले आइए, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, है ना, ये चीज़ सर वो 45 बस वो 45 याद नहीं आया, वो तो इन्हीं कैसे लिखा है 45 डिग्री, ये इसका तो ये रहा ना प्रूफ, ये रहा डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और आर विल बी मैक्सिमम, आर कम मैक्सिमम होगा जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी, साइन टू थीटा 1 होगा तो थीटा 45, ये चीज़, ठीक है ना। पेज नंबर 46 पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ऐसी चीज़, ये लीजिए, ठीक है भाई, कल देख लीजिएगा, कल एक्स्ट्रा क्लास लूँगा मैं आपकी, मेरे को ये वर्क एनर्जी एंड पावर निपटाना है, ठीक है ना। तो वो 6:30 और 7 बजे के बीच में आप टाइम देख लेना कि किस टाइम एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। लेवल ग्रेविटेशन हाँ ठीक है, वो वही ना, फटाफट वर्क एनर्जी कंप्लीट कराएंगे, फिर ग्रेविटेशन कराएंगे। रोटेशन कब है पेपर देना? सितंबर 2nd वीक में होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 26 या 3 दिन बाद।